बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बायोमैकेनिक्स और बायोमैकेनिक्स की आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि बायोमैकेनिक्स क्या है। सिंपल वर्डिंग में इसको मैं बताता जाता हूँ ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट हो जाए। घर में कोई भी बच्चा मतलब छोटी उम्र का कोई बच्चा है, बेटा है, बेटी है, कोई भी है, वो घर में पड़ी हुई गैजेट्स चीज़ों को छेड़खानी कर रहा होता है। साइकिल, मोटरसाइकिल या कोई भी गाड़ी, वो प्लास लेके या कोई स्क्रू ड्राइवर लेके, पेचकस जिसको बोलते हैं, वो लेके वो कुछ छेड़खानी कर रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? हाँ जी, तुम बड़े मैकेनिक आ गए हो, कहते हैं या नहीं कहते हैं? जी, आप बड़े मैकेनिक हैं। अच्छा, ये मैकेनिक क्या मतलब है? मैकेनिक्स हम कहते हैं एक फिजिक्स की ब्रांच है और इसका ताल्लुक है हरकत और सुकून से। एवरीथिंग दैट कैन मूव, दैट कैन बी स्टैटिक, वी कैन से दैट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स डील करती है उन चीज़ों से जो हरकत करती हैं और या साकिन होती हैं। ओके जी, समझ आ गई बात। अब बायोमैकेनिक्स क्या चीज़ है? बायोमैकेनिक्स हम कहते हैं, बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग। ठीक, स्पोर्ट्स में चूंकि ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो हमारा स्पोर्ट्स मैन और स्पोर्ट्स वुमेन से है, यानी कि इंसानों से है, तो हम बायोमैकेनिक्स हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स में जितनी भी हरकत व सकनात होती हैं इंसानों की, खिलाड़ियों की, एथलीट की, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना, यानी कि खिलाड़ियों की हरकत व सकनात का मुताला बायोमैकेनिक्स कहलाता है। सिंपल सी बात है। ओके, और डेफिनेटली वो जो हरकत व सकनात हो रही हैं वो किसी न किसी फोर्स का नतीजा होती हैं। विदाउट एनी फोर्स नोबडी कैन मूव और चेंज इट्स प्लेस इट्सेल्फ। कोई भी चीज़ फोर्स के बगैर अपनी जगह तब्दील नहीं कर सकती। हम अपने चेयर से, अभी आप कहेंगे कि जी देखें, हम उठ के अपनी चेयर से सोफे पे जाके बैठे हैं या चल फिर रहे हैं, तो हमने तो अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। डेफिनेटली आपने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, तो अगर आप इसका काज ढूंढेंगे तो वो काज होगा ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ऑफ योर मस्कुलर सिस्टम। आपका मस्कुलर सिस्टम आपके स्केलेटल सिस्टम को मूव करवा रहा है और वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और फोर्स लगा रहा है स्केलेटल सिस्टम के ऊपर, और जिसकी वजह से आप मूव करके जा रहे हैं। क्लियर? तो इधर आते हम, जो डेफिनेशन ये वाली है, वो कहते हैं कि बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। अब स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि खिलाड़ियों का या जिंदा चीज़ों के जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनकी बनावट किस तरह से है। हम कहते हैं हार्ट है जी, ये कार्डियक मसल से बना हुआ है, स्ट्रेटेड मसल है, इनवॉलंटरी मसल्स हैं, यूनिन्यूक्लिएट हैं, ठीक है, ब्रांच्ड मसल्स हैं। ये इसकी शक्ल सूरत या स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं। अच्छा, और इसका साइज बंद मुट्ठी जितना होता है, और इसके 4 खाने होते हैं, ठीक है। उनके नाम भी हमने बता दिए, एट्रियम, वेंट्रिकुलर वगैरह वगैरह। और ये सारा कुछ, इसके अंदर जो वॉल्व्स होते हैं या सेप्टम्स होते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ हमने बता दिया। ये सारा कुछ बताया, दैट इज स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। फंक्शन क्या होगा? यानी कि स्ट्रक्चर का मुताला, इट्स मीन कि हमने इसकी एनाटॉमी बता दी। अब फिजियोलॉजी क्या होगी? वो होती है फंक्शन का मुताला। अब हमने कहा कि हार्ट काम कैसे करता है, उसके लिए हमने कहा कि जी ये पंप की तरह काम करता है। मसल्स के मेजर 2 काम होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, फैलना और सिकुड़ना। तो ये फैलता है और सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है इसकी, और ये ब्लड को पंप आउट करता है थ्रू आउट द बॉडी
और फिर रिसीव करता है। ये इसका मेजर काम है। अस्सलाम वालेकुम जी। ओके, इसका ये मेजर काम है। ऐसे ठीक रहेगा, एक स्क्रीन चेक। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये कंट्रैक्शन होती कैसे है। मजीद अगर हम इसकी बारीकी में जाते हैं तो हमें पता है इलेक्ट्रिक कार्डिक कंडक्शन सिस्टम होता है, दिल करंट जनरेट करता है, उसके नोड्स वगैरह, और फिर वो अपने मसल्स को वो मैसेजेस भेजता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल, देन वो पंप करता है, फैलता सिकुड़ता है। तो ये आ जाता है फंक्शंस। तो इंसानी या लिविंग थिंग्स के बॉडी पार्ट्स का, स्ट्रक्चर का और फंक्शन का मुताला, यानी कि खिलाड़ियों की अनाटमी और फिजियोलॉजी का मुताला क्या कहलाता है? वो बायोमैकेनिक्स कहलाता है या स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स कहलाता है। बात समझ में आ गई है? दूसरी डेफिनेशन वो कहते हैं कि बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स incorporates detailed analysis of sports movement in order to minimize the risk of injury and improvement sports performance। ये थोड़ी सी और एंगल से है कि स्पोर्ट्स में क्योंकि सारे का सारा ताल्लुक मूवमेंट से, हरकत से है। अच्छा, और हरकत करते हुए कुछ रिस्क होते हैं आपको इंजरीज के, ठीक है, उससे बचाने के लिए आपको सही हरकत व सकनात सिखाती है बायोमैकेनिक्स, और आपकी जो स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करने के लिए आपको हेल्प आउट करती है स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी थोड़ी सी और मज़ीद हम इन डिटेल पढ़ लेते हैं कि फिज़िक्स के असूलों को स्पोर्ट्स में अप्लाई करना, ये भी स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स कहलाता है। इन दिस सब फील्ड ऑफ बायोमैकेनिक्स द बच्चे, ये नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे आप, सबसे पहले नीचे आ जाए, फिर आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएं। अच्छा, अब वो कहते हैं जी कि ये ऐसी सब फील्ड है बायोमैकेनिक्स की जिसमें मैकेनिक्स के लॉ को अप्लाई किया जाता है स्पोर्ट्स में, ठीक है। और किस लिए? कि जो आपकी एथलेटिक के परफॉर्मेंस है ना, एथलेटिक्स में हर बंदा जो भाग दौड़ करता है, खेल कूद करता है, किसी भी गेम में हिस्सा लेता है, बेसिकली वो एथलीट होता है। तो उसकी परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए उसमें मैथमेटिकली कंप्यूटर और स्टैटिस्टिक्स और इस तरह की जो मेजरमेंट्स हैं, इन चीज़ों को अप्लाई किया जाता है स्पोर्ट्स के ऊपर। खैर, ये ज़्यादा कुछ ये डेफिनेशन आ जाती हैं। हम आते हैं इसकी कुछ बेसिक ब्रांचेस हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसका एमसीक्यूज़ भी आता है, और मोस्टली हमें कन्फ्यूजन होती है कि काइनेटिक्स क्या चीज़ है और काइनेमेटिक्स क्या चीज़ है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं जी कि काइनेटिक्स क्या है। डेफिनेटली हमने पढ़ा कि फिज़िक्स साइंस की ब्रांच है, और फिज़िक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स को दो तरह से हम स्टडी करते हैं, यानी कि हरकत व सुकून है, हरकत चीज़ कर रही है तो वो हरकत किसी फोर्स की वजह से हो रही है। अब उसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, एक तो सिर्फ हरकत का मुताला करेंगे और दूसरी फील्ड में हम फोर्सेस का मुताला करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक नॉन लिविंग थिंग की एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, पंखा चल रहा है, ओवरऑल तो ये फिज़िक्स की ब्रांच है। फिर इस फिज़िक्स की ब्रांच को मखसूस कर लेते हैं कि हरकत और सुकून का ताल्लुक है, इसका एक ख़ास वेलोसिटी के साथ एक ख़ास एंगल के ऊपर ये एंगुलर मूवमेंट कर रहा है, तो ये मैकेनिक्स आ जाता है। देन हम देखते हैं कि हरकत को तो इसको हमने स्टडी कर लिया है, लेकिन इसका काज ऑफ मोशन क्या है, या इसके पीछे कौन सी फोर्स लग रही है। देन हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क कर रही है और वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। दैट्स वाई फैन इज मूविंग अराउंड इट्स इंटरनल एक्सिस। तो ये काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स दोनों इसमें आ जाती हैं। क्लियर है? जहाँ पे बात समझ ना आए वो आपने पूछ लेना है। तो काइनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ फोर्सेस एसोसिएटेड विद द मोशन, फोर्सेस की
का मुताला, उन फोर्सेस का मुताला जिनका ताल्लुक हरकत से है, इंक्लूडिंग फोर्सेस काजिंग मोशन, बाशमूल उन फोर्सेस के जो फोर्सेस हरकत पैदा करती हैं, एंड फोर्सेस रिजल्टिंग फ्रॉम मोशन, और हरकत की के नतीजे में फोर्स बनती है। फोर्स की वजह से हरकत होती है और हरकत की वजह से फोर्स बनती है। कोई बात समझ में आ रही है कि कोई चीज़ हरकत कर रही है, डेफिनेटली उसके पीछे तो फोर्स लग रही है तो हरकत कर रही है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ हरकत कर रही है और उसके हरकत करने की वजह से फोर्स पैदा हो रही है, या उसके हरकत के नतीजे में फोर्स पैदा हो रही है? ठीक है, जनरेटर चल रहा है, वो हरकत कर रहा है, घूम रहा है, मूव कर रहा है तेजी के साथ उसका इंजन, उसके हरकत करने की वजह से एक इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट हो रही है जो आगे चल के मजीद चीज़ों को चला रही है। समझ आ गई बात? तो फोर्स का नतीजा हरकत हो सकता है और हरकत का नतीजा फोर्स भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सुमम वोकमोन ओम्योन, गुड। भाई देखें, मुर्गी अंडे से निकली है, अंडा मुर्गी से आया है। बात समझ में आ रही है ना? तो फोर्स की वजह से हरकत हो रही है और हरकत की वजह से फोर्स भी पैदा हो रही है। दोनों इंटरलिंक है एक दूसरे के एक दूसरे से रिलेटेड है। आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी चीज़ को खींचते हो, फोर्स लगाते हो, चेयर पड़ी है उसको अपनी तरफ खींचो, गिलास को अपनी तरफ उठाओ, या पाँव से किसी चीज़ को धक्का दो तो वो मूव करेगी। यानी कि आपने चीज़ों के ऊपर फोर्स लगाई और फोर्स के नतीजे में हरकत पैदा हुई। ऐसा है कि नहीं है? अब इसका रिवर्स पॉइंट है कि चीज़ें हरकत करती हैं तो फोर्स पैदा होती है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको जनरेटर की भी दी है, टरबाइंस की भी दी है। ठीक है, पानी चल रहा है, पहाड़ों से नीचे आ रहा है और उसके आगे हम टरबाइन फिट कर देते हैं, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। टरबाइन चलता है, टरबाइन के साथ एक बहुत बड़ा जनरेटर लगा होता है, हैवी ड्यूटी जनरेटर लगा होता है। वो शाफ्ट उसकी उस जनरेटर को घुमाती है और जनरेटर ख़ास रफ्तार के साथ हरकत करता है, मूव करता है। तो जनरेटर का काम क्या है? बिजली जनरेट करना। और उससे फिर यानी कि वो जो पानी की हरकत है उसने एक फोर्स जनरेट की। समझ आ गई बात? फोर्स हरकत पैदा करती है और हरकत फोर्स पैदा करती है, ये बेसिकली वो कहते हैं। तो ये काइनेटिक्स का मुताला है, ये काइनेटिक्स का मुताला है। और काइनेटिक्स में सिर्फ आम नहीं खाए जाते बल्कि ये भी देखा जाता है कि पेड़ कितने हैं, आम कहाँ से आए हैं, कितने पैसों से आए हैं और पैसा कहाँ से कमाया गया है, जायज़ है नाजायज़ है, हलाल ज़रिए से आया है, कितने रुपए में किलो आया है। ठीक है, ये खट्टा है मीठा है क्या है, ये सारा कुछ जाना जाता है काइनेटिक्स में। वजह को भी डिस्कस किया जाता है। काइनेमेटिक्स क्या है? इसमें वो कहते हैं जी कि हमने तो आम खाने हैं, पेड़ नहीं गिनने। ये नहीं देखना, हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि ये आम कहाँ से आए, कितने के आए हमने तो बस आम खाने हैं। तो जब चीज़ों की सिर्फ हरकत को देखेंगे और उस वो हरकत क्यों हो रही है, उस वजह से हमारा कोई सरोकार नहीं है, देन हम कहेंगे कि ये ब्रांच है फिजिक्स की या बायोमैकेनिक्स की, ये काइनेमेटिक्स कहलाती है। क्लियर? काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडीज। जो मुख्तलिफ अजसाम, याद रख लें फिजिक्स में बॉडी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो वो वर्ड बॉडी जो है वो एक लिविंग थिंग के लिए भी है, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी है। एक कप आपके सामने पड़ा हुआ है, वो भी बॉडी है। शूज़ पड़ा हुआ है, बॉडी है। पंखा है, बॉडी है। परिंदा चल रहा है, बॉडी है। ठीक है, इंसान एक बॉडी है। With respect to time, displacement, velocity and speed of movement, either in a straight line or in a rotatory direction. वो कहते हैं कोई भी चीज़ ख़ास वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही है तो उसकी कोई वेलोसिटी भी होगी और कोई फासला भी तय कर रही होगी और उस दौरान कोई वक्त भी गुजर रहा होगा। ठीक है, तो और वो हरकत जो कर रही होगी या तो सीधी लाइन में होगी या किसी दायरे में हरकत कर रही होगी। तो इन तमाम तरह की हरकत का मुताला करना
काइनेमैटिक्स कहलाता है। इज इट क्लियर? यस। हम्म। जी जी। क्वालिटेटिव ये होता है, मैंने आपका पॉइंट समझ लिया, मैं आपको फ़र्क बता दूं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्वालिटेटिव में हम कहते हैं जी कि मुझे बुखार है, अदील ने कहा कि मेरा गला ख़राब है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई जिस्म गर्म है, ठीक है। अच्छा, अब ये बात हमने कही, एक स्टेटमेंट दी, अल्फाज में हमने बात कही कि अदील को बुखार है, अदील को टेम्परेचर है, ठीक है, अदील का जिस्म गर्म है। इसकी एग्जैक्ट कितना बुखार है और कितना बॉडी गर्म है, इससे इसका हमें नहीं पता चल रहा। सिर्फ ये स्टेटमेंट दी तो ये क्वालिटेटिव हमारी स्टेटमेंट है, रिसर्च है। अच्छा, अब जब हमने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए कि एग्जैक्ट आदाद और शुमार में हमने इसको लिखना है, डिजिट्स में लिखना है। हमने थर्मामीटर उठाया, अदील का बॉडी टेम्परेचर चेक किया तो पता चला 102 पे है बुखार या 101 पे है। वो जो 101 वाली डिजिट हमने लिखी वो क्वांटिटेटिव हो जाएगी, क्वांटिटी, शुमार करना डिजिट्स में। क्वालिटी अल्फाज में होती है, क्वांटिटी डिजिट्स में होती है, ये फ़र्क है। अच्छा, वो और चीज़ है जी। गिलास में पानी पड़ा हुआ है जी, पानी लिक्विड है, माए है। अच्छा सुने, मैं वो उसकी बात को समझा रहा हूँ उसको। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जी ये पानी पड़ा हुआ है, आधा गिलास है, आधा गिलास पानी पड़ा हुआ है, ये स्टेटमेंट है क्वालिटेटिव। अब हमने एग्जैक्ट उसकी मेजरमेंट देखी कि ये 500 ml है या 450 ml पानी पड़ा हुआ है, इतना इसका हजम है, तो ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट हो जाएगी। वो टोटली अलग चीज़ें हैं दोनों, उनका फ़र्क और है। अच्छा, काइनेटिक और काइनेमेटिक्स का क्या है कि देखें, दोनों मैकेनिक्स की शाख है और मैकेनिक्स का ताल्लुक है हरकत और सुकून से। हर वो चीज़ जो हरकत और सुकून पोजेस करती है, या तो हरकत कर रही है या बिल्कुल स्टैटिक भी है, हम उसको कहेंगे कि ये चीज़ मैकेनिक्स के अंडर आती है। और स्पोर्ट्स मैकेनिक्स या बायो मैकेनिक्स क्या है, स्पोर्ट्स बायो मैकेनिक्स अगर आप कह लें तो डेफिनेटली इंसानों की बात होगी, खिलाड़ियों की, एथलीट की बात होगी कि एथलीट्स जो हरकत कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी हरकत का मुताला, और वो हरकत क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, उसके काजेज़ का मुताला, ये हमारा कहलाएगा स्पोर्ट्स बायो मैकेनिक्स में आएगा। अगर इसको हम देखते हैं कि यार ये बंदा हरकत कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, सिर्फ उसकी वजूहात को देखना, ठीक है, कि जो उसको हरकत करने पे मजबूर कर रही हैं, ये काइनेटिक्स कहलाता है। और हमने सिर्फ ये देखा कि वो सीधी लाइन में जा रहा है, दायरे में हरकत कर रहा है, स्लो चल रहा है, तेज चल रहा है, ठीक है, जंप करके चल रहा है, जॉगिंग कर रहा है, भाग रहा है, या सिर्फ वॉक कर रहा है। तो ये वाली हरकत की टाइप्स को देखना, कितनी स्पीड के साथ जा रहा है, एक्सेलरेशन कितना है, डायरेक्शन कितनी है, टाइप, हरकत की किस्म कौन सी है, ठीक हो गया, कितने वक्त के लिए कर रहा है। तो जब हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी काइनेमेटिक्स में। इसके लिए मैंने एग्जांपल दी काइनेटिक्स में। पहले हम काइनेटिक्स की बात, सॉरी, काइनेमेटिक, काइनेमेटिक में हम देखते हैं कि जी बचपन की बात है कि हमें घर में चीज़ मिल गई, आम मिल गया, कुछ चीज़ मिल गई, खाना पीना, जूस मिल गया, हम शौक से खा लेते हैं। भाई हमें तो घर से खाने पीने से हमें नहीं पता कि पापा कहाँ से लाए। अब काइनेटिक्स जो है उसमें वजह भी देखते हैं, बड़े हो जाते हैं फिर समझ आती है। अबू घर में चीज़ लेके हैं तो पता चलता है जी अबू सारा दिन बेचारे ऑफिस में काम करते हैं, या जहाँ भी जो उनका बिजनेस है, शॉप जो कुछ भी है, तो वहाँ पे काम करते हैं, खून पसीने की कमाई वो करके घर में चीज़ लेके आते हैं। अब जब खाएंगे तो पूछेंगे बेसी अबू, आज आप इतनी चीज़ें लेके आए हैं, आपको सैलरी मिली है या आपको क्या है, वो वजूहात को भी आप देखेंगे ना, तो ये आ जाएगा कैनेटिक्स में, जिसमें वजह समझ आ गई अब पॉइंट? ओके जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसका,
ओके जी, फोर्स की बात हम करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बायोमैकेनिक्स इसमें आ जाता है जी कि फोर्सेस एंड टार्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं जी फोर्स क्या चीज़ है? हर वो चीज़ जो पुश और पुल का इफेक्ट रखती है उसको हम कहते हैं कि ये है फोर्स। समझ आ गई बात? किसी चीज़ को आप पुश करते हैं, धकेलते हैं या पुल करते हैं, खींचते हैं, तो ये असर जो रखती है ये फोर्स है। ठीक है। अच्छा, फोर्स की एक बेहतरीन एग्जांपल है कि फोर्स एक ऐसा फैक्टर है, ऐसा आमिल है जो चीज़ों की पोजीशन तब्दील करता है या तब्दील करने की कोशिश करता है। ये स्टेटमेंट इसकी लिख लें। अब वो चीज़ें क्या हैं, उनकी पोजीशन क्या है? या तो वो हरकत उसमें होंगी, मोशन की हालत में होंगी, स्टेट ऑफ मोशन होंगे, या स्टेट ऑफ रेस्ट होंगे। तो अगर जो चीज़ रुकी हुई है, मेरे सामने एक पानी की बोतल पड़ी हुई है, तो इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ, तो ये चीज़ स्टैटिक थी और मैंने फोर्स लगाई तो इसकी पोजीशन तब्दील कर दी। ठीक है। अब फिर मैंने सामने दीवार खड़ी हुई है, उसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दी, तो दीवार स्टैटिक थी और मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दी तो दीवार ने हरकत नहीं की या मैंने दीवार की पोजीशन तब्दील नहीं कर सका। तो मैंने जो आधी डेफिनेशन ये हो गई कि फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो स्टैटिक चीज़, रुकी हुई चीज़ों की हालत में तब्दीली पैदा करता है या तब्दील पैदा करने की कोशिश करता है। क्लियर? अब इसका दूसरा हिस्सा है कि चीज़ें अब स्टैटिक नहीं है, रुकी हुई नहीं है, मूविंग है, डायनामिक है। तो डायनामिक बॉडीज़ की पोजीशन में तब्दीली पैदा करता है या तब्दीली पैदा करने की कोशिश करता है, ये अगली डेफिनेशन है फोर्स की। तो आप देखते हैं कि आपके सामने एक फुटबॉल आराम से हरकत करता हुआ आ रहा है, तो आपने क्या किया? सामने पाँव दिया, तो आपने उसकी फोर्स लगाई और उसकी हालत में तब्दीली पैदा कर दी। ठीक है। पहले वो मूव कर रहा था, अब आपने उसको फोर्स लगा के रोक दिया, तो ये तो आराम से हो गया, मूविंग बॉडी की पोजीशन तब्दील कर दी। देन आपने देखा कि सामने कोई भारी भरकम चीज़ आ रही है, आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बेशुमार एग्जांपल्स हैं, गाड़ी की एग्जांपल ले लें या घर में कोई जानवर खुल जाता है, देहाती मिसाल दे रहा हूँ, आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, फुल जोर लगा रहे हैं, लेकिन जानवर ताकतवर है, वो हरकत तो कर रहा है। ठीक है, आप फोर्स लगा रहे हैं, उसकी हर मूविंग बॉडी की पोजीशन तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा आपसे, क्योंकि आपकी फोर्स कम है, उसकी ज़्यादा है। इसी तरह गाड़ी मूव कर रही है, आप उसको पीछे से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आप हरकत तो लगा रहे हैं, सॉरी फोर्स तो लगा रहे हैं उस हरकत करते हुए जिस्म की हालत को तब्दील करने में, लेकिन आप नाकाम रहते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं। तो ये पुशिंग या पुलिंग फैक्टर जो प्रोड्यूस करती है, ये है फोर्स। अब यहाँ पे एक और बात इसके साथ अटैच है, टार्क। फोर्स किसी भी जिस्म में रोटेशनल मोशन पैदा कर देती है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है? टार्क है। फॉर एग्जांपल, हर कोई अपने अपने रूम में आया है, एक रूम डोर से ओपन होता है। आप जब ने डोर ओपन किया तो डोर के ऊपर जो हैंडल लगा हुआ है वहाँ पे आपने फोर्स लगाई, या तो उसको पुश किया होगा या पुल किया होगा, दो सूरतें। अच्छा, आपने फोर्स लगाई और आपकी फोर्स ने एक डोर जो है उस डोर में या उस बॉडी में एक रोटेशनल मोशन पैदा कर दी, यानी कि उस दरवाजे ने हरकत की, एक ख़ास एंगल के गिर्द रोटेट किया, और वो उसके जो रोटेशन अबाउट इंटरनल एक्सिस था, वो एक्सिस उसके कब्जे थे। एक्सिस एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर पूरा बॉडी घूम जाता है, दायरे में हरकत कर जाता है। पंखे का जो एक सीलिंग फैन है, ऊपर उसका एक डंडी से लगी होती है, ठीक है, वो उसी डंडी के गिर्द पूरा पंखा घूम रहा है, एक एक्सियल के गिर्द घूम रहा है, एक एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, एक्सियल या एक्सिस कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रोटेट कर रहा है। इसी तरह पहिया है, मोटरसाइकिल का व्हील है, गाड़ी का व्हील है, वो एक खास सेंट्रल एक्सियल के गिर्द घूम रहा है, ये भी एक रोटेशनल मोशन है। ठीक है, तो ऐसी फोर्स, हाँ, ऊपर से उसको आप घुमाएं, ठीक हो गया। तो ऐसी फोर्स जो किसी जिसमें रोटेशनल मोशन पैदा कर दे, उस फोर्स को हम कहते हैं टार्क है। अगर तो टार्क वो जिस्म क्लॉकवाइज घूम रहा है तो टार्क पॉजिटिव होगा, अगर वो
फॉर एग्जाम्पल दरवाजे को आप पुश करते हैं तो वो क्लॉकवाइज घूम जाता है, जिस तरह घड़ी की सुई घूम रही है उस तरफ वो हरकत करता है आपके मुताबिक, तो वो टार्क होगा पॉजिटिव टार्क। ठीक है, अगर आप उसको वापस बंद कर देते हैं और वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है तो वो टार्क या वो घुमाओ, अच्छा टार्क को उर्दू में, आसान उर्दू में अगर मैं आपको कहूँ तो इसको हम कहते हैं घुमाओ, चीज़ों का घुमाओ, चीज़ें घूम रही हैं। ठीक हो गया, तो ये होगा नेगेटिव टार्क। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ओके जी, अब हम आ जाते हैं जी के आगे आ रहे हैं न्यूटन। ये शॉर्ट इस भाई मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो तो आपके मुताबिक है कि दरवाजे की डायमेंशन किस तरफ है। आपके सामने से वो दरवाजा पुश करने से क्लॉकवाइज आ रहा है, तो मैंने कहा कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है। अब वो पुश करने से क्लॉक आता है या एंटी क्लॉक, वो जैसा भी आता है वो उस हिसाब से होगा। हर दरवाजा हर डायरेक्शन के हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ अंदर खुलते हैं, कुछ बाहर खुलते हैं। समझ आ रही है ना बात? कुछ घरों के दरवाजे रूम के अंदर खुलते हैं और कुछ रूम से बाहर खुल जाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता? बहुत सारी एग्जांपल ली जा सकती हैं उसको। गुड, ओके जी, हम आते हैं न्यूटन के लॉ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूटन के कुछ लॉ हैं। ये आ जाता है जी के लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अच्छा, जैसा कि पहले मैंने कहा था कि पोजीशन, हर चीज़ अपनी पोजीशन बरकरार रखती है। अगर कोई जिस्म साकिन हालत में पड़ा हुआ है तो उसका एक असूल होगा कि वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखेगा, हरकत नहीं करेगा। और अगर कोई जिस्म मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा है, तो उसकी कोशिश होगी कि वो हरकत करता रहे। ठीक है, ये एक फोर्स होती है, एक्सटर्नल फोर्स या एक फोर्स या ज़्यादा फोर्सेस होती हैं जो उस मूविंग बॉडी या रेस्ट वाली बॉडी में को उसकी पोजीशन में तब्दीली पैदा कर देते हैं। ठीक हो गया? फॉर एग्जांपल, अच्छा ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर आप आ जाएं तो ये जैसे मैं फ्रिज जब खोल रहा हूँ, फ्रिज का डोर है, तो इसकी भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। ठीक हो गया? स्पोर्ट्स में आगे चल के बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगी। अच्छा, अब न्यूटन का सबसे पहले हम कहते हैं इनर्शिया क्या है। इनर्शिया हम कहते हैं रेजिस्टेंस फोर्स, किसी जिस्म की रेजिस्ट करने की सलाहियत या रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इनर्शिया। अब वो रेजिस्टेंस किस चीज़ के खिलाफ है? वो रेजिस्टेंस है उसकी पोजीशन में तब्दीली के खिलाफ। हर बॉडी अपनी पोजीशन में तब्दीली के खिलाफ रेजिस्ट करता है, और ये उसकी जो स्टेट है, ये कैफियत है, ये खासियत है, इसको हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया को उर्दू में कहते हैं जमूद। जमूद का मतलब है जम जाना, डट जाना, टिक जाना, ढिटाई पे आ जाना। ठीक है, तो आपके सामने एक चेयर पड़ी हुई है, सोफ़ा पड़ा हुआ है, ये जमा हुआ जमूद की हालत में है। आप इसका जमूद तोड़ना चाहते हैं, आप इसको अपनी तरफ इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, पहले थोड़ी, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। तो आपने देखा कि आप थोड़ी थोड़ी फोर्स बढ़ा रहे हैं तो उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। अच्छा, वो अपनी हालत में तब्दीली के खिलाफ मज़ाहमत कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। तब तक करेगा जब तक आप ज़्यादा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर जो लगा रहे हैं वो उसकी मास से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मास इनर्शिया जो है आई से जाहिर करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, और आई इज इक्वल टू एम। ठीक है, इनर्शिया इज डायरेक्ट मेजर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। चीज़ों की मास जो है जितनी ज़्यादा होगी तो उतनी उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। डेफिनेटली एक कप है आपके सामने पड़ा हुआ है, उसको उठाना इजी है, उसकी हालत में तब्दीली पैदा करना इजी है, सोफ़े की हालत में तब्दीली करना उससे ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, और उसके बाद कोई और भारी भरकम चीज़ पड़ी हुई है, उसकी हालत में आप तब्दीली पैदा करते हैं तो और ज़्यादा मुश्किल होगा। तो जो जो चीज़ों का मास बढ़ता चला जाएगा वैसे ही उनका इनर्शिया भी बढ़ता चला जाएगा। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। ठीक है, न्यूटन का पहला कानून ये कहता है कि हर चीज़, हर जिस्म अपनी
यूनिफॉर्म मोशन या रेस्ट की हालत बरकरार रखेगा। यानी कि ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, हर जिस्म जो हरकत कर रहा है तो हरकत करता रहेगा, और जो रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा सारी ज़िंदगी, हमेशा के लिए। कब तक रुका रहेगा, कब तक हरकत करता रहेगा? तब तक कोई, जब तक उसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं करती। अच्छा जी, चलें जी। ये घर का सामान सारा कमरे के अंदर पड़ा हुआ है, स्टैटिक है, ये तो मानने की बात है कि जब तक इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, इसको पुल या पुश नहीं करेंगे, तब तक ये हरकत नहीं करेगा। आधा कानून तो हमें समझ में आता है। भाई न्यूटन साहब, ये क्या बात हुई कि अगर एक चीज़ है, पंखा है, चल रहा है तो चलता रहेगा, ये कैसे? तो फिर बिजली की क्या ज़रूरत है? अच्छा, ये तो बिजली जाती है तो रुक जाता है, ये हम बटन ऑफ करते हैं तो रुक जाता है। भाई फुटबॉल को किक करते हैं न्यूटन साहब, ये तो थोड़ी देर, चंद मीटर या 100 मीटर 200 मीटर फासला तय करने के बाद रुक जाती है। अगर बहुत ज़्यादा हिट आपने की है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर, अगर बहुत ज़्यादा आपने किया तो 150-200 मीटर तक सफ़र तय करेगी, रुक जाएगी। क्रिकेट बॉल है, आपने छक्का मारा या बॉल फेंकी तो थोड़ी देर बाद ये कहीं ना कहीं जाके तो रुक जाएगी। ऐसा है कि नहीं है भाई? अच्छा सुने तो सही, मैं वही इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई न्यूटन साहब, ट्रेन 100 की स्पीड से हरकत कर रही है, आपने तो कहा था कि एक जिस्म हरकत कर रहा है तो वो करता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो वो रुक जाती है अगर उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है, इंजन वो बेशक उसको बंद कर देते हैं, गाड़ी बंद कर दें तो थोड़ी देर हरकत करते 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 आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाती है, रुक जाती है चीज़। भाई क्यों रुकी? तो पता चला, उसने, न्यूटन साहब ने फरमाया था कि जब तक उसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं कर रही। हमें बज़ाहिर नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्सेस अमल कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली फोर्सेस ऐसी अप्लाई हो रही होती हैं जो उस चीज़ उस चीज़ के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। ये कौन सी फोर्सेस हैं? भाई हवा है, न्यूटन साहब ने कहा, एयर रेजिस्टेंस है, वो भी चीज़ों के ऊपर असरअंदाज हो रही है, उसको रोक रही है। जैसे आंधी अगर चल रही हो तो हवा की मुखालिफ साइड आप भाग रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तो आपको बहुत बड़े रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। इट्स मीन कि हवा भी चीज़ों की हरकत के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। दूसरी बात फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। भाई ज़मीन चीज़ों को अपने मरकज़ की तरफ खींच रही है, और ये फोर्स जो है उस जिस्म को जो हरकत कर रहा है उसको कंटिन्यूसली उसके ऊपर असरअंदाज हो रही है, और इसके इफ़ेक्ट की वजह से वो चीज़ रुक जाती है। भी तीसरी चीज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। जब दो मूविंग बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर, उनकी लेयर्स, उनकी सतहें आपस में टच हो रही हैं, इन कांटेक्ट हैं, और वो खुरदरी लेयर्स होती हैं, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे को रेजिस्ट कर रही होती हैं, एक फोर्स पैदा हो रही होती है जिसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, और फ्रिक्शन की वजह से वो चीज़ रुक जाती है। तो साबित हुआ कि अगर ये एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी और फ्रिक्शन को कम्प्लीटली नज़रअंदाज कर दिया जाए तो आप फुटबॉल को किक करें तो हमेशा हमेशा के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए हरकत करती रहेगी। छक्का लगाया तो वो बॉल वापस नहीं आएगी, जिस रफ्तार, जिस एंगल के साथ वो हरकत कर रही है वो सारी ज़िंदगी उधर ही रहेगी स्पेस में। तो क्या न्यूटन साहब ने ये जब इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा हमारी ज़मीन के ऊपर, तो न्यूटन साहब ने ये कानून क्यों दिया? कानून तो ऐसी अटल हकीकत होती है जो कभी तब्दील ही नहीं होती, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, कभी झूठा नहीं करार दिया जाता। तो जब हमने देखा कि किसी ऐसी जगह पे अगर हम चले जाएँ जहाँ पे ज़मीन ना हो, फ्रिक्शन ना हो, जहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी ना हो, और जहाँ पर ग्रेविटी की जो फोर्स है वो भी न्यूट्रल हो, ना हो, तो हम चले गए स्पेस में जहाँ पे कई किलोमीटर के ऊपर ज़मीन की एक जो ग्रेविटी है वो भी ख़त्म हो जाती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऐसे ही है जैसे मकनातीस है, मकनातीस के करीब चीज़ें लाई जाएँ तो लोहा वगैरह जितना करीब लाएंगे उसकी फोर्स बढ़ती जाएगी, और जितना मकनातीस दूर चला जाएगा उसकी फोर्स आहिस्ता 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 ख़त्म हो जाएगी। एक वक्त आएगा कि वो लोहे के ऊपर उस मकनातीस का कोई अट्रैक्शन का असर नहीं होगा। तो ऐसे ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़मीन के एक बहुत बड़े मकनातीस समझ लें, इमेजिन करें कि ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़ा मकनातीस है जो हर जिस्म को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है। अब जब ज़मीन के सेंटर से आप दूर चले जाते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और जो हवा है वो भी कुछ किलोमीटर तक तो हमारी कुरा हवाई एक कुरा है, हवा का गिलाफ है, और उसके ऊपर फिर हवा भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और ज़मीन के ऊपर है तो ग्रेविटी भी फ्रिक्शन भी नहीं होगी। तो जब तीनों फोर्सेस जो चीज़ों की हरकत में
मज़ाहमत का बायस बनती हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं। तो वहाँ जाके आप अगर चीज़ को मूव करवाएंगे तो जिस फोर्स के साथ, जितनी वेलोसिटी के साथ, जितने एंगल के साथ उसको छोड़ेंगे, वो हमेशा हमेशा के लिए बगैर इंजन, बगैर पेट्रोल डीजल, बगैर किसी इलेक्ट्रिसिटी के, बगैर किसी एनर्जी के वो हरकत करता रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं असरअंदाज होगी, एक्सटर्नल फोर्स असरअंदाज नहीं होगी। और इसकी एग्जांपल सैटेलाइट्स हैं। अभी कुछ ही दिनों में आपने देखा था एलॉन मस्क साहब ने ये आई थिंक कि उनका प्लान है 40,000 प्लस या 43,000 प्लस उन्होंने सैटेलाइट्स भेजने हैं नेटवर्क के हवाले से। ये भी जो कुछ पढ़ने में बात आई थी, सुनने में, वो यही थी। आपने देखा कि वो स्टार्स की शक्ल में वो जनाब वो जा रहे हैं, ठीक है। ये भी करीब थे। जब ये इतनी ऊंचे चले जाते हैं कि ज़मीन की फोर्स इनके ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही होती, ठीक है, और हवा भी ख़त्म हो जाती है, तो वो ज़मीन जिस एंगल पे, जिस मदार में सूरज के गिर्द घूम रही है और अपने मदार के गिर्द भी घूम रही है, ज़मीन लट्टू की तरह हरकत कर रही है। एक तो वो बड़ा चक्कर काट रही है सूरज के गिर्द, ठीक है, 1 साल लगता है उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में। एक वो स्पिनिंग मूवमेंट कर रही है, अपने गिर्द हरकत कर रही है। लट्टू को तेज़ी से घुमाएं तो अपने पिन के ऊपर वो मूव करता है तेज़ी से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दायरा भी बनाता जाता है, गोल सर्कल भी बना रहा होता है। तो ज़मीन ऐसे ही करती है कि अपनी एक्सेस के गिर्द रोटेट कर रही है, ठीक है, और वो 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा कर लेती है। यानी कि दिन और रात जिस जगह पे एक दफ़ा स्पिन मूव करती है सूरज के सामने, दूसरे दिन उसी टाइम पे उस जगह पे होती है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। जी जी जी, मैं वो उसी तरफ आ रहा हूँ। तो वहाँ जाके ज़मीन के मदार में जिस तरफ ज़मीन हरकत कर रही है, इसी के ऊपर वो जाके वो ज़मीन की वेलोसिटी तकरीबन 8 किलोमीटर पर सेकंड से सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। 8 किलोमीटर फी सेकंड, यानी कि 1 से 2 गिनने तक वो सैटेलाइट 8 किलोमीटर सफ़र तय कर जाते हैं, और वो हमेशा हमेशा के लिए वो उसी मदार में हरकत करते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो भेजे गए हैं, इनका फंक्शन जो सुनने में आया है वो यही था कि जितने भी हमारी ये नेटवर्क्स वगैरह हैं, ये जो 5G या इससे ज़्यादा स्पीड के, तो आपको ये सिम से सिग्नल नहीं मिलेंगे, बल्कि इसका जैसे पीटीवी है या और चैनल्स हैं जो सैटेलाइट से उनके सिग्नल नीचे आते हैं, तो सिग्नल की इंटरप्शन नहीं होगी। अभी जैसे कि हमारे फाइबर केबल्स सैलाब की वजह से या ज़लज़ले की वजह से वो टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो सिग्नल्स, टावर्स, ये चीज़ें काम करना छोड़ देती हैं, ठीक है। तो वो फिर ऐसे नहीं होगा, ऊपर से हर वक्त ज़मीन के हर हिस्से पे वो सिग्नल्स भेज रहे होंगे। यहाँ से वो अपनी कंपनी से स्ट्रॉन्ग किस्म के सिग्नल भेजेंगे ऊपर उन सैटेलाइट्स की तरफ। वो सैटेलाइट्स उन सिग्नल को रिसीव करके दोबारा मैग्नीफाई करके वापस ज़मीन के हर जगह जगह पे बराबर मिकदार में वो भेजेंगे, और कभी सिग्नल उड़ेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। तो ये उनका मोटो है। तो ये एक अच्छा एक इनिशिएटिव है, ठीक है जी। तो पता चला कि न्यूटन के पहले लॉ की जो एप्लीकेशन है ना, वो स्पेस में पॉसिबल है। इज इट क्लियर? ये आगे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ये फुटबॉल वाली एग्जांपल मैंने आपको दी, मोटरसाइकिल की दी, आप गाड़ी की दे सकते हैं, किसी भी चीज़ की दे सकते हैं एग्जांपल्स। तो इनको आपने देखना है। न्यूटन का दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन और मोमेंटम न्यूटन का दूसरा कानून भी कहते हैं। अब आप लोगों के सामने सामने जो कुछ भी पड़ा हो ना, चेयर वगैरह या कुछ भी चीज़, उसके ऊपर फोर्स लगाएं और देखें कि वो जिस तरफ आप उसको फोर्स लगाते हैं, या तो पुल करते हैं या पुश करते हैं, तो क्या वो जिस्म उसी तरफ आता है या दूर जाता है। फॉर एग्जांपल चेयर को अपनी तरफ खींचते हैं तो चेयर आपकी तरफ आती है ना, या आपसे दूर जाती है। डेफिनेटली जिस तरफ उसको फोर्स लगाई जाएगी वो फोर्स की सिमत में हरकत करती है। ऐसा है कि नहीं है? अगर आप उसको अपने जिस्म से परे धकेलेंगे तो जिस तरफ फोर्स लगेगी वो उस तरफ मूव करेगी।
अच्छा, अब वो जो चीज़ है ना उसका कोई ना कोई मास भी है, डेफिनेटली मटेरियल थिंग है तो मास भी है। समझ आ गई बात? अच्छा, और जिस स्पीड से वो हरकत करेगी उसकी चेंज इन स्पीड की वजह से, कि पहले स्पीड कुछ और थी, अब पहले 0 थी तो अब आपने उसको 10 मीटर फी सेकेंड की रफ्तार से उसको हरकत करवा दी, या 1 मीटर फी सेकेंड की रफ्तार से उसको आपने हरकत करवा दी। तो चेंज इन स्पीड तब्दील हुई, और उस दौरान एक वक्त भी लगा, चाहे 1 सेकेंड का आधा वक्त लगा या उससे भी आता। तो इसको हम कहते हैं कि वक्त के लिहाज से वेलोसिटी में स्पीड में तब्दीली हुई, और इस दौरान पैदा हुआ एक्सीलरेशन। अभी आपने वेलोसिटीज़ और वो प्रॉपर टर्म्स नहीं पढ़ी, लेकिन स्पीड आप जानते हैं, इसलिए मैं स्पीड का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। तो न्यूटन ये कहते हैं, अगर किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगती है और वो जिस्म फोर्स की सिमत में हरकत करता है, यहाँ तक बात में समझ आई। अब आते हैं कि जी वो जो हरकत होगी वो फोर्स, अच्छा, हरकत की वजह से, यानी कि उसकी स्पीड तब्दीली हुई, और स्पीड तब्दील, चेंज इन स्पीड जो है या चेंज इन वेलोसिटी जो है वो एक्सीलरेशन पैदा होता है। अल्टीमेटली हम बात करेंगे एक्सीलरेशन की। अगर किसी चीज़ में पे फोर्स लगाई जाती है और फोर्स के नतीजे में उसमें एक्सीलरेशन पैदा होता है। एक्सीलरेशन क्यों पैदा होता है वो मैंने आपको बताया कि एक जिस्म साकिन है, चेयर साकिन है, इसकी वेलोसिटी वी आई ज़ीरो है, इब्तदाई वेलोसिटी ज़ीरो है। जब इसको फोर्स करते हैं तो इसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है, और वो होती है 10, 10 में से एक गया सॉरी 0 गया, 10 ही बचेगा। अच्छा, इस दौरान कुछ सेकंड्स, 1 सेकंड के कुछ हिस्से में, यानी कि माइक्रो सेकंड आप कह लें, वो टाइम भी लगा, उसको डिवाइड कर देंगे तो चेंज इन वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू टाइम, इसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन। ठीक हो गया? तो फोर्स लगती है और फोर्स के नतीजे में एक्सीलरेशन पैदा होता है। अब वो जो एक्सीलरेशन पैदा हुआ फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई जितना ज़्यादा फोर्स लगेगी एक्सीलरेशन उतना ज़्यादा पैदा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, जितनी एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ की वैल्यू भी बढ़ेगी, एक चीज़ कम हो रही है तो अल्टीमेटली दूसरी चीज़ की भी वैल्यू कम होनी चाहिए। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है कि अगर एक चीज़ की वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। मिसाल मैं आपको देता हूँ कि ब्रांड्स के ऊपर सेल लगती है, ब्रांड्स के ऊपर सेल लगती है यानी कि कीमत कम हुई तो सेल बढ़ गई, चीज़ें उनकी लोग बहुत ज़्यादा पहुंच जाते हैं और वो ख़रीदना शुरू कर देते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा? जी, रेसिप्रोकल है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एक एग्जांपल ऐसी भी है भाई, पाकिस्तान में ये भी देखने को एक मिला, वैसे होता नहीं ऐसा, लेकिन होता है भी सी कहीं किसी हद तक। भाई पता चला, वो एक कंडीशन भी साथ लगा देते हैं कि पेट्रोल अब अगले हफ्ते नहीं मिलेगा। ये कह के पेट्रोल की कीमत वो बढ़ा देते हैं 220-30 से लेके वो 250 या 300 तक कर देते हैं। और अगले दिन जनाब हम देखते हैं जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ी और साथ ये पता चला कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, जनाब लाइनें लग गई हैं पेट्रोल पंप्स के ऊपर गाड़ियों की। तो मतलब कीमत बढ़ी तो सेल भी बढ़ गई। अब ये यहाँ पे प्रोपोर्शनल क्या बनेगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल्स आपको आ गई कि फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। और दूसरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है कि वो जो एक्सेलरेशन है ना, हरकत की वजह से पैदा हो रहा है, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। भारी जिस्म होगा, बड़ा मास वाला जिस्म होगा तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, हल्का फुल्का जिस्म होगा तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ आपकी स्पोर्ट से। भाई आप फोर्स लगाते हैं, एक आपके पास बॉल है, क्रिकेट बॉल है, आपने उठाया, उसका वज़न है फॉर एग्जांपल, कितना वज़न होता है? 256 ग्राम, 260 ग्राम कितना होता है हॉकी का या इसका क्रिकेट बॉल का? अच्छा, चलें जी, एक पहिया उसको आप बोल लें। क्रिकेट बॉल का या हॉकी बॉल का ऑलमोस्ट एक पहिया, एक पाव, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, वो वज़न होता है। आप उसके ऊपर अपनी पूरी ताकत लगाएं तो कितनी दूर जाएगी?
डेफिनेटली बहुत दूर जाएगी, एटलीस्ट 100 मीटर तो सफ़र कर जाएगी। ठीक हो गया। अगर उसकी बजाय, यानी कि ये हमने देखा कि इसमें आप फोर्स लगाई और फोर्स के नतीजे में हल्का मास वाला जिस्म था, एक पाव वाला जिस्म था, उसके ऊपर फोर्स लगाई तो एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा हुआ। अब मास को बढ़ा देते हैं जी, मास कर देते हैं आपका शॉर्टकट। गोला आपने उठा लिया, हैमर उठा लिया, चले गोला उठा लिया। गर्ल्स के लिए 4 किलोग्राम का होता है और मेल के लिए 7.25 किलोग्राम का तकरीबन होता है। ऐसा है कि नहीं है भाई? उसके ऊपर उतनी ताकत लगाएं तो कितनी दूर जाएगा? गर्ल्स से बड़ी मुश्किल से ये तकरीबन कोई 10 से 15 फुट के करीब आप लोगों से 20 फुट तक चला जाएगा। बॉयज़ से भी वो 20, 25, 30 फुट तक चला जाएगा, इतने बड़े हेल्दी अगर वो स्ट्रॉन्ग बॉयज़ हुए तो। क्या ख्याल है? इतना है ना? अब ये फुटों में जा, अब इसका एक्सेलरेशन कम होगा। क्यों? कि इसका मास बढ़ गया है। मास बढ़ा, एक्सेलरेशन कम हुआ। मास कम करेंगे तो एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ। क्लियर है? और इसका फार्मूला है जी F इजिकल टू ma। F से मतलब है फोर्स और m मीन मास और a एक्सेलरेशन। ये फार्मूला आपने याद रखना है, आपको आगे काम आएगा। बाकी फिजिक्स वाली ज़्यादा डिटेल आपके लिए इतना ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट मैट्रिक्स साइंस सबकी होगी तो ये बेसिक चीज़ें ऑलमोस्ट सबको आती होंगी, उसको हम ज़रा रिकॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी लॉ ऑफ रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन। Every action causes reaction but in opposite direction which is similar in magnitude। हर अमल का एक अमल रद्द अमल होता है जो कि उतना ही होता है, जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। ठीक हो गया? ये न्यूटन का तीसरा कानून है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारी स्पोर्ट्स में भी बहुत है। इवन कि आप चल रहे हैं, इसकी एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है? स्पोर्ट्स में भी, जनरल भी, अगर आप वॉक कर रहे हैं तब भी क्या होगा कि आप पुश कर रहे हैं ज़मीन को, ये आपका एक्शन है, और रिएक्शन के नतीजे में ज़मीन आपको आगे की तरफ धकेल रही है। अच्छा, एक परिंदा है, हवा में उड़ रहा है, वो अपने पर जो है वो स्विंग कर रहा है, हवा को पीछे धकेल रहा है और हवा रिएक्शन के तौर पे उसको आगे धकेल रही है। हवा भी रिएक्शन रखती है। इस चीज़ का तजर्बा करने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है कि आप एक गुब्बारा लें, बैलून लें और उसके साथ टेप के साथ उसको उसमें हवा फिल करें, बेशक लंबा गुब्बारा हो। ठीक है जी? अच्छा, हवा भरें उसमें और उसके साथ आम टेप से ये स्ट्रॉ चिपका दें। स्ट्रॉ नहीं होता जूस वाला या कोल्ड ड्रिंक वाला, तो वो स्ट्रॉ उसके साथ लगा दें साइड पे, बाहर वाली साइड पे, अंदर नहीं, बाहर वाली साइड पे जब, और उसको टेप से उसके साथ चिपका दें। उस स्ट्रॉ के अंदर से एक धागा गुजारें और वो आप अपने घर के एक कोने से किसी दरवाजे खिड़की के साथ बांध के दूसरा सिरा अपने हाथ में रखें या दूसरा सिरा भी बांध दें। ठीक है? अब गुब्बारे को फुलाएं और उसका जो सिरा है अपने हाथ में रखें और थोड़ी देर बाद उसको छोड़ें। जैसे छोड़ेंगे आप देखेंगे कि बड़ी तेज़ी के साथ वो स्ट्रॉ जो है उस धागे की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है। अब गुब्बारे का मुंह जिस तरफ था उसकी मुखालिफ साइड पे, जिस तरफ वो हवा खारिज कर रहा था, मुखालिफ साइड पे वो हरकत करता हुआ जा रहा है। ठीक है? ऐसा तजर्बा बड़ा फ्री है, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, उनको टेक्निक करके दिखाइएगा, आपको भी बात क्लियर हो जाएगी। तो हवा तेज़ी के साथ पीछे की तरफ निकली और रिएक्शन के तौर पे, ये एक्शन था, रिएक्शन के तौर पे उसने गुब्बारे को आगे धकेला। रॉकेट इसी असूल के तहत हवा में सफ़र कर रहे हैं, गैसेस को वो पीछे धकेलते हैं और गैसेस रिएक्शन के तौर पे उनको आगे की तरफ मूव करवाती हैं। हवाई जहाज़, एरोप्लेन इसको हम बोलते हैं, ये इसके अंदर जो हवा के प्रोपेलर्स लगे होते हैं, फ़ैन बड़े बड़े लगे होते हैं परों के नीचे, तो वो हवा को खींच के पीछे धकेलते हैं और हवा रिएक्शन के तौर पे उनको आगे धकेलती है। एक एथलीट है, स्विमर है, वो पानी में स्विमिंग कर रहा है, वो बाजू के ज़रिए, लेग्स के ज़रिए पानी को पीछे धकेलता है, पानी रिएक्शन के तौर पे उनको आगे धकेलता है। ठीक हो गया? तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं,
एक बॉल है, आप मारते हैं सामने दीवार के ऊपर तो ये एक्शन है, और उसी फोर्स के साथ वो दीवार आपको वापस भेजती है, तो ये एक रिएक्शन है। ठीक हो गया। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग भी इसको ज़रा देखिएगा, बड़ा इजी सा है। अब आ जाता है जी मोमेंटम। बस ये तो नहीं भाई, डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बेसिक चीज़ें आप इसको इजी है, इसको थोड़ा सा पढ़ लें फिर हाँ कोई बात नहीं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसको ना सुन लीजिएगा 2-3 दफ़ा। लेकिन और नौशीन आपने तो पहले भी पढ़ा हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि आप इन बाकी लोगों को भी इनकरेज करें। अच्छा जी, मोमेंटम जी। मेरा मेरी बात सुनें जी। नींद आ रही है, ये इस तरह की बातें ना आपने ग्रुप में नहीं करते होते कि अगर देखें ना, मेरी बात सुने, किसी को कोई थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही है तो बाकी लोगों को आप इस तरह से ना करें कि नींद आ रही है, मुश्किल है, फलां है, वो फिर बाकी भी जो है ना वो लेज़ी होना शुरू हो जाएंगे। ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप जी। तो ये बाद में जी जी जी, बाद में आप सुन लीजिएगा रिकॉर्डेड उस फॉर्म में, ये आप सुन लीजिएगा इसको। ये सिर्फ मोमेंटम कर लें। मैंने तो आज ये इतने सारे पेज इसलिए इसलिए शेयर किए हैं कि एटलीस्ट इसको मैक्सिमम कवर कर लें। ये तो आसान आसान सी टर्म्स हैं। अच्छा जी, ओके। चलें, आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो गए। ये 1 मिनट की बातें जो हैं वो भी ज़रूरी होती हैं, ताकि जो नींद आ रही होती है वो उखड़ जाए। मोमेंटम मोमेंटम का उर्दू में सबसे आसान लफ्ज़ अगर मैं आपको बता दूं तो ये आपको बात समझ में आ गई। इसको कहते हैं मिकदार हरकत। भाई, आप चले जाते हैं किसी दुकान के ऊपर, चीनी खरीदते हैं, उसकी मिकदार होती है 1 किलोग्राम चीनी। ठीक है जी। अगर आप कपड़े की दुकान पे चले जाते हैं, जी अंकल जी ज़रा 5 मीटर कपड़ा देना, 5 मीटर। तो वो जो 5 मीटर है वो क्वांटिटी है, क्या है, मिकदार है। आप पेट्रोल पंप पे चले जाते हैं अदील, और कहते हैं जी कि इसमें 2 लीटर पेट्रोल डाल दें, वो जो 2 लीटर है वो क्वांटिटी है। ऐसा है कि नहीं है जी? हाँ, आप लोग बोलेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे तो फिर मुझे भी पता चलेगा कि आपको समझ आ रही है। अब बात यह है कि एक जिस्म हरकत कर रहा है, क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है ये हरकत सुकून से है। ये किसी का माइक ऑन है, इसको ज़रा ऑफ कर दें, जब बोलना हो तब आप ऑन करें। अच्छा, हरकत की मिकदार हमने मालूम करनी है कि भाई जिसमें एक हरकत कर रहा है, लेकिन कितनी हरकत कर रहा है, उसकी क्वांटिटी क्या है, मिकदार क्या है। अच्छा, ये तो हमने पहली दफ़ा सुना कि हरकत की भी कोई मिकदार होती है। हाँ जी, बिल्कुल होती है। उसी हरकत की मिकदार को हम कहते हैं मोमेंटम। एक जिसने हरकत की है, भाई कितनी हरकत की है। वैसे ये सुनने में अजीब लगता है ना कि कितनी हरकत की है, लेकिन ऐसा फिजिक्स बताती है हमें कि चीज़ की हरकत को भी हम उसकी मिकदार मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं? सिंपल सा असूल दिया है फिजिक्स ने कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ बॉडी। कि जो भी जिस्म हरकत कर रहा है, सबसे पहले उसका मास मालूम करें। ठीक हो गया जी, पता चल गया कि फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मैं साथ साथ ये टहल रहा हूँ रूम में, तो इस एक बॉडी हरकत कर रही है जी। क्या इसका मास क्या है जी? 70 किलोग्राम, फॉर एग्जांपल राउंड फिगर में। अच्छा, अब ये हरकत कितनी कर रहा है जी? ये हरकत कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड में, 1 सेकंड में 2 मीटर सफ़र तय कर रहा है। भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, भाई 70 और 2 कितना हो गया, 140। 140 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये होगा
इस बॉडी का मोमेंटम यानी कि मेरा मोमेंटम। क्लियर? किसी जिस्म का मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रब को हम कहते हैं मोमेंटम। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, दोनों चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, एक जिस्म अगर 100 किलोग्राम का है और वो हरकत कर रहा है 5 मीटर फी सेकेंड की वेलोसिटी से, दोनों को उसके मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें, 5 और 100, 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड उसका होगा मिकदार हरकत, यानी कि वो जो हरकत कर रहा है जिस्म, उसकी हरकत की मिकदार कितनी होगी? 500 किलोग्राम मीटर फी सेकेंड। ओके, तो न्यूटन का जो दूसरा लॉ है ना, उस लॉ को लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। अब मोमेंटम दो तरह का हो सकता है भाई, जब हरकत दो तरह की हो सकती हैं तो मोमेंटम भी दो तरह का हो सकता है। भाई कैसे? भाई मैं सीधी लाइन में हरकत कर रहा हूँ तो मास तो मेरा वही रहेगा और जो वेलोसिटी है सीधी लाइन में है, तो इसको हम कहेंगे कि ये लीनियर मोमेंटम है। और अगर मैं दायरे में हरकत करना शुरू कर दूं तो ये मेरा एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। पंखा घूम रहा है, उसका मोमेंटम, उसकी हरकत की मिकदार क्या होगी? वो एंगुलर होगी, क्योंकि वो एक खास एंगल के ऊपर हरकत कर रहा है। ठीक है, ट्रेन सीधी लाइन में जा रही है, उसका लीनियर मोमेंटम होगा। ठीक हो गया? आपने वॉलीबॉल की सर्विस करवाई, नेट से दूसरे खिलाड़ी तक गई, नेट को क्रॉस करके, इस बॉल का जो मोमेंटम होगा लीनियर होगा या एंगुलर होगा? असल में सवाल इस तरह के आते हैं, एग्जांपल्स और सिचुएशनल। ठीक है जी, एक खिलाड़ी ने वॉलीबॉल की सर्विस की, वॉलीबॉल उड़ता हुआ मुखालिफ के कोर्ट में गया, तो ये बॉल का मोमेंटम होगा एंगुलर या लीनियर? कौन बताएगा? जल्दी से बताएं जी। एंगुलर होगा। कोई और बताएं जी जल्दी। जी, आप अगर तो आपको लगता है कि वो सीधी लाइन में जा रही है बॉल तो वो लीनियर होगा। अगर थोड़ा सा भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या गुलाई वाले या एंगल उसका चेंज हुआ है तो एंगुलर डेफिनेटली। ओके जी, बैडमिंटन की आपने शॉट मारी, वो भी एंगुलर मोमेंटम उसका। टेनिस की, टेबल टेनिस की, जब आप देखें ना कि खास वो सीधा तो नहीं जाता ना, जो आप शॉट खेलते हैं, बॉल बैट्समैन ने छक्का लगाया, बॉलर ने बॉल कराया, तो वो खास ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ वो उसका एंगल चेंज हो रहा है हर जगह के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है, स्पोर्ट्स में इस तरह की एग्जांपल्स मोस्टली एंगुलर मोमेंटम की होती हैं। हाँ, उस तरफ भी आते हैं। जी 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 जी, वो जी जी, प्रोजेक्टाइल अभी आगे आना है, उसको अभी थोड़ा सा रहने दें, उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आज के टॉपिक में नहीं आगे। अच्छा, अब ज़रा एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। असल मकसद है आपका याद करवाना, चीज़ें जहन में बिठाना। एक 100 मीटर दौड़ 100 मीटर जो रेस है, दौड़ने वाला एक एथलीट होता है, सीधी लाइन में अपनी गली में दौड़ता है, गली भी चेंज नहीं करता। उसकी जो उसका मोमेंटम होगा वो क्या होगा? लीनियर मोमेंटम होगा। ओके, अगर मैं कहूं कि उसका मोमेंटम एंगुलर भी होगा लीनियर के साथ साथ, तो गली भी चेंज नहीं करता। मैं कह रहा हूं सीधा जा रहा है, टर्न ही नहीं करता, सिर्फ सीधी लाइन में जा रहा है, तब भी उस कैसे, मुझे समझाया ना, एंगुलर कैसे आएगा ट्रैक पे? मैं कह रहा हूँ ट्रैक पे दौड़ है, जब 100 मीटर स्प्रिंटर की बात हो रही है तो ट्रैक पे ही दौड़ेगा, रोड पे तो नहीं दौड़ेगा, सीधी लाइन में दौड़ रहा है। हाँ जी, लीनियर है। ओके, जब मैं कहता हूँ कि ये लीनियर के साथ साथ उसका एंगुलर भी है, तो क्या आप इसको
मुझे बता सकते हैं कि कैसे है वो? 100 मीटर, 100 मीटर, 100, अगर उगर की बात छोड़े, जो मेरी देखिए आगे क्यों जाते हैं आप सवाल से। मैं कह रहा हूँ